हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो ध्यान रखेंगे UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। और किस लिए? तो ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन वीजा शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? UAE देश हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहाँ पर है? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। और इस इमारत का नाम क्या है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इस इमारत का नाम है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पेपरलेस सरकार जो है पहली कौन सी बनी? तो ये बनी है दुबई। और दोस्तों, दुबई कहाँ पर है? तो दुबई जो है ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन? तो चीन के संघाई प्रांत में। ध्यान रखेंगे, चीन के संघाई प्रांत में जो है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है रसिया। और फिल्म कौन सी है? तो नाम ध्यान रखेंगे, द चैलेंज जो है ये फिल्म का नाम है, जो कि अंतरिक्ष में शूट हुई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो आपको याद होगा, कामी रीता शेरपा जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे अधिक बार फतह करने वाली ये व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित कुमार ने ऐसा स्मार्ट जूता बनाया जो बर्फ में दबे सेना के जवानों की कंट्रोल रूम को लोकेशन बताएगा। इनका संबंध किस शहर से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल जो है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो हमारे लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल बना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ। दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर की यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 1 ईयर यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है, या इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ जिसमें जनवरी 2022 से जून 2022 तक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर की स्मृति में प्रदेश के किस जिले में एक चौराहा विकसित किया जा रहा? तो अयोध्या में जो है एक चौराहा विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये बन गई हैं जानवी टांगेती। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत जो है 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराई? तो आपको याद होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने पद से जो है इस्तीफे का ऐलान कर दिया? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद होगा 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, विजय माल्या। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जो करंट अफेयर्स है इसे हम काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो क्वेश्चंस है
वो याद पूरी तरीके से नहीं रहती हैं। तो देखिए करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जिसे आप जो है जितना अधिक से अधिक रिवाइज कर सकें उतना बेहतर होता है। इसलिए जो हम कर सकते हैं, जैसे जो पिछले क्वेश्चंस हैं पिछले दिन के, उन सबको रिवाइज कराते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। और इसके साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF डालता हूँ, तो उस PDF से भी आप जो है एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो जितना हो सके क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। और जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो ऑप्शन देखकर आपको जो है आंसर याद आ जाएगा। तो इसे जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें उतना बेहतर होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं पल्लवी सिंह। दोस्तों भारत की जो पल्लवी सिंह है, इन्होंने दक्षिण कोरिया के येऊसू शहर में जो आयोजित थी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता, उसका इन्होंने खिताब जीता है। अब खास बात यहाँ पर यह है कि ये उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश में कहाँ की रहने वाली हैं, तो ध्यान रखेंगे कानपुर की ये रहने वाली हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता थी इसमें 110 देशों ने भाग लिया था, यानी 110 देशों के जो प्रतियोगी थे उन्होंने इसमें भाग लिया। और जो कानपुर की पल्लवी सिंह हैं उन्होंने उन सभी को जो है हरा करके ये खिताब अपने नाम पर किया। तो भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। दोस्तों पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं आप लोग जो है नोट भी कर लेना। तो क्या है क्वेश्चन की मिसेज यूनिवर्स डिवाइन जो 2022 का खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो भारत की हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, कानपुर की। क्या नाम है? पल्लवी सिंह। इन्होंने ये खिताब जीता। और दोस्तों भारत की ओर से ये जो है केवल एक ही थी जिन्होंने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो ध्यान रखेंगे। और 110 देशों के प्रतियोगियों को इन्होंने हरा करके ये अवार्ड अपने नाम पर किया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो यहाँ से देखेंगे एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का किसे दिया गया? तो डेनिस सुलिवन को, जो कि अमेरिका के हैं। 2021 का किसे दिया गया एबेल पुरस्कार? तो लासजेलो लोवास को, जो कि हंगरी के हैं। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है वो हरनाज कौर संधू ने जीता। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावस्का ने जीता। प्रितिजर पुरस्कार, ये जो प्रितिजर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 का किसने जीता? तो फ्रांसिस केरे ने 2022 का प्रितिजर पुरस्कार जीता है। अगला अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। इसमें जो बेस्ट एक्टर रहे वो रणवीर सिंह रहे फिल्म 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन मिमी के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया पुष्पा द राइज को। तो ये सारे अवार्ड आपको हमने कई बार बताए हैं, कई बार आपको रिवाइज कराया है, और यहाँ से आपको काफ़ी सारे याद भी हो चुके होंगे। तो ठीक है, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में साफ सफाई के लिए टोल फ्री नंबर की शुरुआत की। तो कौन सा नंबर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 1533 नंबर जो है शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में साफ सफाई के लिए, इसके साथ ही सीवर और पेयजल आदि से जो शिकायतें हैं तो इन्हें दर्ज कराने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया। कौन सा? 1533। यानी इससे क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पर जो आम लोग होते हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। जैसे साफ सफाई से संबंधित है या सीवर या पेयजल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो यहाँ पर आप दर्ज करा सकेंगे। ये जो नंबर है इसकी शुरुआत किसने की, यानी शुभारंभ इसका जो है किसने किया? तो नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया। दोस्तों इसमें अगर कोई भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो उसमें तय समय बताया जाएगा कि जैसे आपकी कोई शिकायत है उसे 8 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में जो है आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो तय समय पर जो है इसे हल किया जाएगा। टोल फ्री नंबर से शिकायतें दर्ज कराने वाले संभव पोर्टल एवं डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा दी जा रही सेवाओं में और मजबूती आएगी। तो पहले से जो टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की जो हमारे प्रदेश में यहाँ पर पोर्टल भी है, तो ये सारे जो पोर्टल हैं इनको भी क्या होगा, मजबूती आएगी। तो ध्यान रखेंगे अभी जो 4 अंकों का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, किस लिए? साफ सफाई के लिए। इसके साथ ही जो पेयजल है यानी जो लोगों की शिकायतें हैं उनको दर्ज करने के लिए
जारी किया गया। कौन सा नंबर, ध्यान रखेंगे 1533। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है, ये सप्ताह कब मनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 11 से लेकर के 17 अगस्त तक। दोस्तों इस बार स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा और हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। यानी इस बार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा कि 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा और इस दौरान क्या होगा, चाहे कोई सा भी सरकारी कार्यालय हो, चाहे गैर सरकारी कार्यालय हो, या इसके साथ ही औद्योगिक वाणिज्यिक इकाई हो, यानी सब जगहों पर, चाहे आपका मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, यानी सभी जगह पर जो है क्या होगा, तिरंगा फहराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है और प्रत्येक नागरिक को इससे जुड़ना चाहिए। लोग अपने तिरंगे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा आयोजन करने वाले जो जिले होंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है जो स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा वो कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक। और इस बार स्वतंत्रता जो सप्ताह है इसमें क्या खास होगा, तो इसमें यही खास होगा कि हर जगह जो है तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो जो हमारा भारत है ये जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2023 में। ऐसी रिपोर्ट किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि जो भारत है ये 2023 में चीन को जनसंख्या के मामले पीछे छोड़ देगा। एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग ने कहा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की बात की गई है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो नवंबर 2022 तक कितनी पहुंच जाएगी, 8 अरब तक जो है जनसंख्या पहुंच जाएगी। वर्तमान में अगर देखा जाए जो टोटल विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है, तो लगभग 7.94 अरब जो है कितनी जनसंख्या है पूरी दुनिया की। रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों में जन्म दर में कमी आई है। आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक जो वृद्धि है वो 8 देशों में हुई। कौन से हैं? कांगो है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, मिस्र है, इथियोपिया है, भारत है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। यहाँ पर जो है सबसे अधिक क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अनुसार जो भारत है ये 2023 में चीन को भी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो विश्व की जनसंख्या है 15 नवंबर 2022 तक ऐसे आंकड़े जो है बताए जा रहे हैं कि जो जनसंख्या है विश्व की वो 8 अरब तक पहुँच जाएगी। दोस्तों यहाँ से आप कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र हो गया। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक, ये हेड क्वार्टर ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो है यहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर, ये ध्यान रखेंगे, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। इसके सेक्रेटरी जो जनरल हैं वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशन के। और दोस्तों इसी वजह से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ से आप कुछ बातें और ध्यान रखेंगे, जैसे कि WHO हो गया। अब WHO की अगर बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आप, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का हेड क्वार्टर है। ध्यान रखेंगे यहाँ से आप, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड क्वार्टर है किसका, WHO का। ठीक है, और WHO के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो कौन है, तो टेड्रोस एडहानोम, ये जो है कौन है, हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं WHO के।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ है जो यूनिसेफ की अगर बात की जाए कि यूनिसेफ की जो स्थापना है वो कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क में। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, ध्यान रखेंगे। अभी यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। और इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखेंगे जैसे जो ये प्रमुख संगठन हैं इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो पहले नंबर पर रहता है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो सारे हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही जो इसके संस्था के प्रमुख हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे इसके साथ ही जैसे विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी जिनेवा में है। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी जिनेवा में है। तो ये जो संगठन है प्रमुख, इन सभी के आपको हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना कब हुई है और इनके हेड कौन है, ये अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में एक गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते, तो इन्होंने कुल मिलाकर के 3 पदक जीते हैं। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एज इनकी कितनी है, तो 94 ईयर इनकी एज है। दोस्तों 94 साल की हैं भगवानी देवी डागर। इन्होंने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड के टाम्परे में जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुई थी, तो उसमें इन्होंने भारत के लिए 1 गोल्ड जीता और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर के 3 पदक इन्होंने जीते। भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में, यानी 100 मीटर की जो दौड़ थी उसमें इन्होंने 24.74 सेकेंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रचा। उन्होंने शॉर्टपुट में भी कांस्य पदक जीता। 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतियोगियों के लिए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक और फील्ड के खेल में आयोजित एक प्रतियोगिता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि जो इनकी एज है वो 94 ईयर है और इन्होंने एक इतिहास रचा है कि इस एज में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है और 100 मीटर की स्प्रिंट इवेंट में, वो भी कितने समय में, तो 24.74 जो सेकंड है इतने समय में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे प्रतियोगिता कौन सी है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित कहां पर हुई, तो फिनलैंड के टाम्परे में। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण जो है ये चीन के बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। विश्व शांति फोरम के एक प्रभाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियां पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। भारत आसियान जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेता है। यह आसियान शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स देशों द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण है। भारत इस विकास बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का सक्रिय समर्थन भी करता है। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि विश्व शांति फोरम का जो 10वां संस्करण है 2022 में आयोजित हुआ, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो चाइना में ये आयोजित हुआ और चीन में कहाँ पर, तो बीजिंग में जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इंटरनेट के जनक BK सिंघल का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 82 ईयर्स, यानी कि 82 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL के जो पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजेंद्र के सिंघल यानी BK सिंघल, इनका जो है लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे। दोस्तों इन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। इन्होंने अपने मजबूत विचारों और स्थापना पर निडरता के साथ ये जाने जाते हैं। VSNL के अध्यक्ष के रूप में नौकरशाही बाधाओं के माध्यम से आगे बढ़ने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें अनौपचारिक रूप से बुलडोजर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप VSNL 1991 में $125 मिलियन की कंपनी से बढ़कर के 1998 में $1.65 बिलियन की संचार कंपनी बन गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है,
तो आपका आंसर होगा ब्रजेंद्र के सिंघल को। और अगर ये पूछा जाए कि ब्रजेंद्र के सिंघल जो है ये कौन थे, तो ध्यान रखेंगे भारत में इंटरनेट के जनक जो है इन्हें माना जाता है। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन्होंने जो है इस प्रतीक का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवी से भी बातचीत की। इसे नए संसद भवन की केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसका वजन कितना है? तो 9500 किलोग्राम इसका वजन है और ये कांस्य से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर इस प्रतीक की ऊंचाई है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि जो नई संसद भवन है इसकी छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये इससे संबंधित बातें ध्यान रखेंगे। 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और 9500 किलोग्राम इसका वजन है और ये कांस्य द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब लॉन्च की गई? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है? तो स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों इस पुस्तक का नाम है। ये जो पुस्तक है ये 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक को जो है किसने विमोचन किया इसका? तो जो मीनाक्षी लेखी है केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, उन्होंने इसका विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने किसे $44 बिलियन में खरीदने की डील कैंसिल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ट्विटर को। दोस्तों, ट्विटर को जो एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर जो है खरीदने का जो सौदा किया था उसे कैंसिल कर दिया है और अपने फैसले पर टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ कानूनी यानी ट्विटर ने जो है ये कानूनी कार्यवाही करने के लिए शीर्ष कानूनी फर्म को काम पर रखा। मस्क ने खरीद समझौते के कई उल्लंघनों के कारण सौदे को स्थगित करने का फैसला किया। वकीलों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जो है लंबी अदालती लड़ाई होने की संभावना है क्योंकि जो ट्विटर है इसने जो है एलन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है शीर्ष कानूनी फर्म को काम पर रखा है और जो एलन मस्क हैं उनका ये कहना है कि उनके शेयरों में जो है तेजी से गिरावट आई है, तो इस वजह से वो खुद जो है इस डील को कैंसिल करना चाहते हैं। दोस्तों, एलन मस्क का समझौता तोड़ने के लिए जो है एलन मस्क को $1 बिलियन का ब्रेकअप शुल्क जो है भुगतान करना पड़ सकता है। ध्यान रखेंगे ट्विटर से आपकी ट्विटर का जो गठन है वो कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 21 मार्च 2006 को ट्विटर का गठन हुआ और ट्विटर के जो सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, ये थे 13 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार पाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, मैनपुरी में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।